आज MS टीम में कोई प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आ रही है? हेलो हेलो, क्या आप सभी? यस सर, यू आर ऑडिबल। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी। यस सर। ओके ओके ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गायत्री में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और वो है ज्ञान योग। ठीक है, तो ज्ञान योग को डिस्कस करें इससे पहले भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये जो सारे डिफरेंट आइडियोलॉजी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो समझ में आया होगा और आपने वो सीखा होगा। ठीक है, हम लोग आज जिस ज्ञान योग के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो ज्ञान योग जो है वो रियल इसेंस ऑफ भगवत गीता है। ठीक है, हालांकि रियल इसेंस की बात करें तो वो तो भक्ति भी था, है ना। भक्ति योग भी कहीं ना कहीं इसेंस ही था, और भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तू मुझे पाना चाहता है ना, यदि तू मुझे जानना चाहता है तो भक्ति से जान पाएगा। तो भगवान ने भक्ति को, या यूँ कहें तो प्योर इमोशंस को, उन्होंने सबसे बड़ी या सबसे बड़ा वेपन माना। ठीक है, अब जो बातें जानने वाली हैं कि ज्ञान योग में भगवान ने ऐसा क्या कहा, ज्ञान योग की क्या खासियत है, ठीक है, तो हम लोग आज वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान योग के बारे में भगवान क्या कहते हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? स्क्रीन, हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही क्या? सर स्लाइड नहीं दिख रही है सर, स्क्रीन दिख रही है। हाँ हाँ, स्लाइड अभी माइक ओपन पे नहीं की। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, इसका मतलब स्क्रीन दिख रही है। ओके, चलिए, तो हम लोग ज्ञान योग के बारे में आज बात करेंगे। तो बात करें इससे पहले थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान योग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द ज्ञान योग? एनीवन? सर जब कोई साधक ज्ञान के मार्ग से, मतलब ज्ञान अर्जित करके, ज्ञान को रास्ता बना के, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो हम कहीं से भी पढ़ते हैं वो ज्ञान है क्या? नहीं सर, अपने सेल्फ का ज्ञान होना। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है? सो ज्ञान इज रिलेटेड टू बोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और द सेल्फ रियलाइजेशन और द विजडम और द विवेक, है ना। बोध, डिस्क्रिमिनेटिव पावर,
सो डिस्क्रिमिनेटिव पावर, बोध, विजडम, ये जो शब्द हम सुनते हैं वो सब क्या है? वो ज्ञान है। ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जानने वाली चीज़ है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो साधक होते हैं वो केवल और केवल अपने आत्मज्ञान के माध्यम से, जो लोग है ना परमात्म ज्ञान की तरफ जा रहे हैं या आत्मज्ञान के माध्यम से योग को उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे लोग जो हैं वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन इन्होंने दे दी है ना, और ये सुनने में लगती बिल्कुल नॉर्मल सी है ना, बिल्कुल लगता है कि हाँ ये कौन लोग करते होंगे, ये कैसे लोग होंगे, है ना, जो केवल और केवल पढ़ कर क्या अपने आप को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ज्ञान योग का मतलब इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ इंटेलेक्चुअल इंटरटेनमेंट, है ना। ज्ञान योग का मतलब होता है एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस रियलाइजेशन। सो एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन को ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है, जो भगवान कृष्ण यहाँ बात करते हैं। इसलिए एक जगह भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को कि तू मुझे तत्व से जान। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व? तत्व से जो मुझे जानता है वो मेरे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो तत्व का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एनीवन? तत्व जो हमने शांत में पढ़े थे, शांत में पढ़े थे, हाँ हाँ, जो पढ़ा था सांख्य के अकॉर्डिंग तत्व क्या है? पुरुष और प्रकृति की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी हमने। तत्व हमारे सर हमारे सेंस ऑर्गन। तो तत्व का मतलब ये होता है स्ट्रक्चरल रूट नॉलेज, है ना, जो हमें रूट से जानता है ना, उसको ज्ञान योगी कहते हैं। तो जो हमें रूट से जानता है, रूट जहाँ से आप शुरू हुए हैं और आप कहाँ से आए हैं, तो आप प्रकृति से मैनिफेस्ट हुए हैं। प्रकृति किसकी वजह से क्रिएशन कर पाई, एवोल्यूशन कर पाई? तो प्रकृति एवोल्यूशन कर पाई है पुरुष की वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अलग ट्रैप में चल रही हैं, और जहाँ भी देखेंगे जो भी चीज़ें आपको देखने में समझ में आएंगी सब एक ट्रैप में है। तो हर एक चीज़ के पीछे जो लॉजिक है, जो रीज़न है, जो है ना कारण है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? तत्व के माध्यम से जाना। तो तत्व का मतलब होता है रूट नॉलेज, तत्व का मतलब होता है स्ट्रक्चरल नॉलेज, तत्व का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञान जो पूर्ण रूप से कैसा है? तो ऐसा ज्ञान जो पूर्ण रूप से पायस है और प्योर है ना। तो जो आप शास्त्रों में पढ़ते तो हैं, है ना, भगवान कृष्ण एक जगह बहुत अच्छी बात करेंगे, ज्ञान योग में ही कहते हैं कि जो मुझे शास्त्रों में ढूंढता है, जो मुझे कर्मकांड में ढूंढता है, जो मुझे तप में ढूंढता है, या जो मुझे कहीं और भी किसी तरीके के अभ्यास में ढूंढता, मैं वहाँ नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं मतलब मैं किसको मिल सकता हूँ? तो फिर भगवान यहाँ क्या कहते हैं एक जगह, जो मुझे तत्व से जानता है। तो आप पढ़ के किसी को जान लेना, ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि किसी के बारे में जानना, और किसी को जानना, सो किसी को जानना इट्स कॉल्ड अ तत्व। अब मैं कहूँ कि ब्रजेश को जानना और ब्रजेश के बारे में जानना क्या फ़र्क है? तो ब्रजेश को यदि आपको जानना पड़ेगा तो आपको ब्रजेश के साथ रहना पड़ेगा, और ब्रजेश के बारे में यदि जानना है तो ब्रजेश के बारे में उनके फ्रेंड सर्किल, उनके पेरेंट्स और उनके लोगों से पूछिए। सो ब्रजेश को जानने के लिए आपको ब्रजेश को अपनाना पड़ेगा, ब्रजेश की आइडियोलॉजी को जाननी पड़ेगी, तब आप ब्रजेश को जानेंगे। अदरवाइज आपने ब्रजेश के बारे में किसी से सुना, तो किसी के बारे में सुन लिया इट्स ओके, लेकिन किसी को जानना है तो आपको उसके पास ही आना पड़ेगा। और तत्वज्ञानी कौन है? तो तत्वज्ञानी जो हैं, जिन लोगों ने वो रास्ता देखा है, जिन लोगों ने वो मार्ग चुना है, जो इस मार्ग में लंबे अरसे से और सदियों से चल रहे हैं, वो सारे तत्वज्ञानी हैं जो भगवान को तत्व के रूप से जानते हैं। तो जितने भी भक्ति योगी हैं, भगवान एक जगह कहते हैं जितने भी भक्ति योगी हैं वो सब मुझे तत्व से जानते हैं। तो भक्ति योगी जो है, इट इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस। लेकिन आप सोचिए कि ज्ञान योग को भी उन्होंने कहीं कम नहीं बताया है। ज्ञान योग को भी उन्होंने इतना अद्भुत प्रैक्टिस बताया, इतना यूनिक प्रैक्टिस बताया कि यदि आपको, है ना, ईश्वर के प्रति समर्पण करना है तो भक्ति तो करिए, लेकिन
ईश्वर को समर्पण करने से पहले जो ईश्वर को जानने की प्रक्रिया है वो ज्ञान है ना। ईश्वर को जानने की प्रक्रिया वो ज्ञान है। इसलिए 13 से 18 चैप्टर जो है, 30th to 18 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग की बात भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 13 चैप्टर से 18 है ना। आपने अभी देखा भक्ति योग, और भक्ति योग के डायमेंशंस देखे, भक्ति योग के प्रकार देखे, तो आपने एक चीज नोटिस की कि भगवान कृष्ण डिफरेंट टाइप ऑफ भक्त की भी बात करते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ भक्त मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल स्टेट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल स्टेट, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, द पर्टिकुलर बिहेवियरल स्टेट। तो जहाँ बात भगवान कृष्ण करते हैं, ठीक है। तो भक्ति योग में तो डिफरेंट टाइप के भक्त की बात करते हैं, और सारे भक्त के जो इमोशंस है वो डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग भक्तों को यदि आपको समझना है और अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ें समझाई जा रही हैं, सेम ऐसे ही ज्ञान योगी में भी है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ भक्त योगी हैं, तो ऐसे भगवान कहते हैं ऐसे भी ज्ञान योगी भी हैं। तो वो उसमें जो भक्ति योगी की टाइप है वो ज्ञान योगियों के भी टाइप हैं। तो ज्ञान योगी भी जिज्ञासु होता है, ज्ञान योगी भी अर्थ भाव का होता है, अर्थार्थी भाव का होता है, तत्व ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो उन्होंने ज्ञान योगी को भी ऐसा कहा है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग बहुत स्मूथ और बहुत स्मूथ तरीके से और सरल तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। दूसरा, ज्ञान योग की यदि सही परिभाषा कही जाए कि ज्ञान योग क्या है ना, ज्ञान योग क्या है, तो उसकी सही और सरल परिभाषा जो है वो क्या होगी। तो ज्ञान योग का मतलब होता है होश में आना, बोध। जो बोध के माध्यम से योग को प्राप्त होते हैं, जो असली समझ के माध्यम से योग को प्राप्त होते हैं, है ना, समझ, बोध, है ना, बोध, है ना, वो समझने कि हाँ साहब मैंने कोई बातें कह दी और आपको समझ आ गया, ओके। बोध का मतलब होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ठीक है। एक्सपीरियंशियल नॉलेज उसको कहते हैं ज्ञान योग, ठीक है। तो जब आप वेदांत की बात सुनेंगे, जब आप सांख्य की बात सुनेंगे, जब आप मीमांसा की बात करेंगे, तो मीमांसा, वेदांत, सांख्य, दिस टाइप ऑफ फिलॉसफी हैज़ अ गिवन नॉलेज टू द बोध, है ना। शंकराचार्य एक बड़ी अच्छी बात कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि यदि आपको बोध चाहिए, है ना, आपको यदि बोध चाहिए, आपको होश चाहिए, आपको समझ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं 4 तरीके की प्रैक्टिसेस बताते हैं, श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन, ठीक है। इस तरीके से वो बातें करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ज्ञान योग में कौन कौन सी वो प्रैक्टिस है जो आपको बोध करा सकती है, ठीक है। हम उन प्रैक्टिसेस को देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ज्ञान योग का कंसेप्ट जो है हमने ये देखा। अब आपके सामने ये पीपीटी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये देखिए पीपीटी, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है ना सभी को पीपीटी? यस सर। ओके ओके ओके। तो जब हम ज्ञान योग की बातें करते हैं तो है ना, हमारे सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता है ना। और जिन लोगों के सामने कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना, मैं क्या करूँगा, है ना। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोध क्वेश्चन, इसको बुद्ध कहते हैं, ये बोध प्रश्न है। और जिसको ये समझ में आ जाता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है, ठीक है, तो वो अपने आप ज्ञान की पराकाष्ठा से जुड़ जाता है ना, अपने आप ज्ञान की पराकाष्ठा से जुड़ जाता है। सो क्वेश्चन इज दैट हु एम आई, है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो वेदांत की एक बड़ी प्यारी स्टोरी है, ठीक है ना। हरमीत हट, जैसे ये हरमिट हट का मतलब क्या है कि जो आपको झोपड़ी के अंदर दिख रहा है
है ना? क्या आप वही बस समझ रहे हैं या आप कुछ और हैं? तो इसी को लेके एक स्टोरी आती है ना? है ना, शिपिश लायन की। तो ये वो स्टोरी क्या है? तो वो स्टोरी ये है कि एक शेर और शेरनी होते हैं, और शेरनी जो है वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो दोनों आपस में जंगल में घूम रहे होते हैं, अचानक से देखते हैं जंगल में अफरा तफरी हो गई है। तो शेर पूछता है कि क्या हुआ जानवरों से? तो उन्होंने कहा साहब शिकारियों का झुंड आया है और वो ढेर सारे जानवरों को पकड़ के ले जा रहे हैं। शेर को घबराहट सी होती है, तो वो क्या करता है, शेरनी को वो लेके भागने की कोशिश करता है कि हम कहीं एक जगह छुप जाएं, लेकिन वो नाकामयाब होता है। शेर को गोली लगती है, शेर मर जाता है। शेरनी जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए निकलती है, लेकिन उसको भी गोली लग जाती है, तो उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ होने से पहले शेरनी जो है एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। शेर का बच्चा होता है, छोटा सा, श्रृंगाल कहते हैं, छोटा सा बच्चा जन्म होता है, शावक जिसको कहते हैं, शावक है, श्रृंगाल नहीं, शावक। तो छोटा सा शावक जो है वो पैदा होता है। अब उसको पैदा करके वो मर जाती है। अब शिकारी जिस तलाश में होते हैं, जिन शेरों की तलाश में आते हैं, तो उनको वो मिलते नहीं, चूँकि वो मरे हुए होते हैं, तो शिकारी चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वो शेरनी ऑलरेडी एक छोटा सा बेबी डिलीवर कर देती है, तो जो बच्चा है, अब वो तो उसको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। अब वो मरी हुई शेरनी के पास जा रहा है, बार बार छलांग लगा रहा है, थोड़े दिन उसी के पास रहता है। अब वो शेरनी मरी हुई होती है, अब वो उसको फीड भी करना है, उसको भूख भी लग रही है, खाना कहाँ से मिले, तो बेचारा रो रहा होता है। तो वहीं से भेड़ों का झुंड निकलता है, भेड़ों का झुंड, है ना, शिपिस। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ शीप। सो शिपिस का जो है वो झुंड निकलता है। तो वो एक जो उसमें झुंड है वो देख लेता है कि साहब ये तो बड़ा परेशान सा शेर का बच्चा है, तो चलो भाई इसको थोड़ा सा सहारा दे देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि वो शेर को अपने झुंड में रख लेते हैं, शेर के बच्चे को अपने झुंड में रख लेते हैं और साथ लेके चल देते हैं। अब शेर का बच्चा जो है वो भेड़ों के झुंड में होता है, और भेड़ों के झुंड में जो भेड़ खाएं वही शेर खाता था। जैसे भेड़ एक्ट करते थे वैसे शेर एक्ट करता था। जैसे भेड़ों के बिहेवियर होते थे वैसे शेर का भी बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर होता था। धीरे धीरे समय बीता, महीने बीते, साल बीते, वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो भेड़ों की तरह घास खाता, भेड़ों की तरह वो एक भेड़ चाल में चलता, भेड़ों की तरह झुंड में रहना सीख चुका था, भेड़ों की तरह जो भी उनकी हरकतें थी वो सारी वो करने लगा था। एक कहानी ऐसी आई कि एक रियल शेर आया और शेर ने भेड़ों के झुंड में झपट्टा मारा। एक शेर आया कहीं से और उसने भेड़ों के झुंड में झपट्टा मारा। तो जैसे झुंड में झपट्टा मारा तो भेड़ें भागना शुरू कर दी, मिमियाना शुरू कर दी। और जैसे वो भागना शुरू कर दी, मिमियाना शुरू कर दी, तो उससे हुआ क्या कि जो सॉरी अभी करना है, बाद में कर लीजिए, क्लास में 20 मिनट क्लास, 20 मिनट। सॉरी एक्चुअली कुछ काम चल रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो कुछ इंटरनेट का इशू आया था। तो जैसे शेर की नज़र भेड़ों पर गई, तो शेर ने देखा सारे भेड़ भाग रहे हैं, उसमें से एक शेर का बच्चा भी भाग रहा है। तो शेर को बड़ा अजीब सा लगा कि साहब ये शेर का बच्चा ये क्यों भाग रहा है और ये भेड़ों की झुंड में क्या कर रहा था। तो उसने किसी और को पकड़ा या ना पकड़े, पहले शेर के बच्चे को पकड़ा उस शेर ने, और शेर के बच्चे को पकड़ा और बोले भाई कहाँ? तो बोले साहब हमको छोड़ दीजिए, हमको मत मारिए। तो शेर को बड़ा अजीब सा लगा, बोले तुम शेर हो भाई? तो उसने कहा कि नहीं साहब हम तो भेड़ हैं, हम तो देखिए हम मिमियाते भी हैं। और उस बच्चे ने मिमियाना शुरू कर दिया। तो शेर ने ज़ोर से दहाड़ लगाई और लगाने के बाद बोला तुम शेर हो? तो बोले नहीं साहब हम शेर नहीं, हम तो घास खाने वाले लोग हैं, हम तो एक झुंड में रहने वाले लोग हैं, हमें जैसा प्रैक्टिस कराया गया हम वैसा चलने वाले लोग हैं। तो शेर उसको पकड़ के ले गया ज़बरदस्ती और एक तालाब के किनारे ले गया और तालाब में उसका चेहरा दिखाया। बोले देख ये तू है और ये मैं हूँ, मेरा चेहरा देख और तू अपना चेहरा देख। तो शेर ने पहली बार तो रियलाइजेशन किया, फिजिकल रियलाइजेशन, कि हाँ यार
मैं और ये तो सेम सेम दिख रहे हैं। तो उसने कहा हाँ तो क्या दिक्कत है, शक्ल तो मिल सकती है ना। बोले नहीं भाई, तेरे अंदर जो जीन है, तेरे अंदर जो डीएनए है वो शेर का है। तो बोले लेकिन आप तो शेर जैसे दिखते हो, आप तो दहाड़ते हो, मैं तो दहाड़ नहीं पा रहा, मैं तो मिमियाता हूँ। तो बोले नहीं, दहाड़ेगा तू भी। और शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और छोटे वाले बच्चे को बोला देख तू भी मेरे को कॉपी कर। तो उसने एक बार कॉपी किया, भेड़ की आवाज़ आई। दूसरी बार कॉपी किया, भेड़ की आवाज़ आई। तीसरी बार कॉपी किया, भेड़ की आवाज़ आई। लेकिन एक लास्ट टाइम जब शेर ने उसको एक्साइट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस किया, तो अचानक से शेर का बच्चा शेर की आवाज़ में दहाड़ता है। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द वेदांत। और वहाँ शेर ने ये रियलाइज़ करा दिया कि तुम कौन हो। और शेर को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन हूँ और मैं अभी तक क्या कर रहा था। हम सब भेड़ चाल में हैं। और जब कोई गुरु आता है, कोई अध्यात्म के पथ पर चलने वाला व्यक्ति आता है और वो हमसे जब क्वेश्चंस करता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम कौन हैं। तो हमारी जिज्ञासा कैसी है? हमारी जिज्ञासा अभी भेड़ों की तरह है। हम कुछ नया नहीं करना चाहते, हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते, हम कुछ ऑब्जेक्टिव या फ्रूटफुल नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, भेड़ों की तरह। क्योंकि जिस सोसाइटी का सोर्स ऑफ नॉलेज जितना जितना चीप होगा, उस सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है वो भी उतना चीप होगा। तो इसीलिए जब कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो जहाँ हम बड़ा गुणगान करते हैं कि साहब हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये केवल बातें कहने की हैं। विश्व गुरु का कंसेप्ट यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विश्व गुरु का मतलब क्या है। और जो लोग इस भ्रम में जीते हैं कि भारत विश्व गुरु जा रहा है, तो एक ओछी सोच, एक नेगेटिव सोच, छोटी मानसिकता से आप विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? आपके परंपराओं में, आपके समाज में कुछ ऐसे नियम कायदे और ऐसे ज्ञान आपको मिले हैं, ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसा है ना, विश्वास का ढक्कन आप लेके चल रहे हैं, जिंदगी भर ढो रहे हैं, जिसमें आपके अंदर जिज्ञासा नहीं पैदा हो रही, तो आप विश्व गुरु बन जाएंगे क्या? तो एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं संपत सरल, बहुत अच्छा व्यंग्य करते हैं। वो एक जगह कहते हैं कि हमारे भारत में, हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, भारत विश्व गुरु बनने वाला है और आउटर पर खड़ा है, थोड़ा सा आउटर पर खड़ा है। और ऐसा विश्व गुरु बनने वाला है और विश्व गुरु बनेगा ही जहाँ पर जेलों में जो है वो संत महात्मा तक जेलों में रहते हैं, जिस देश में, वो विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। तो संत महात्मा भी जेल में रहते हैं। इट इज अ वेरी वेरी शार्प कमेंट। अब आप देखें कि हमारा रिलीजन्स, हमारा कल्चर, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करने वाले जो साधु लोग हैं, जो बाबा लोग हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और क्या काम करने के बाद उनको क्या मिल रहा है, उसका क्या मैसेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो हम क्या विश्व गुरु बनने वाले हैं? तो हम विश्व गुरु नहीं बनने वाले। यदि हमारी ओछी सोच होगी, छोटी मानसिकता होगी, छोटी जड़ें होंगी, छोटी है ना स्थितियां होंगी, है ना, और हमारे अंदर छोटी तड़प होगी, तो हम विश्व गुरु बनने वाले नहीं हैं। विश्व गुरु बनना है तो जस्ट नो योरसेल्फ। आप यदि यहाँ पर योग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे है कि जिस योग की विरासत को आप पढ़ रहे हैं, योग कितना यौगिक है, क्या आपको पता है? और योग के इतिहास, योग के कल्चर आपको पता है? यौगिक कल्चर पता है? नहीं साहब जी, हमें तो विश्वविद्यालय में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही पता है। तो केवल टीचर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जीने का तरीका तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा ना। जीने का तरीका तो आपको ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, खरीदना तो आपको मेडिकल से है ना। और जब तक आप खाएंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि चीज़ें काम कर रही हैं नहीं? तो खाने का मतलब होता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, और हम उस एप्लीकेशन से जुड़े। तो ज्ञान योग बोध का नाम है, ज्ञान एक प्रयोग है। सो योग एज एन एक्सपेरिमेंट, योग एक प्रयोग है।
ऐसा नहीं कि हाँ ब्रजेश आज क्लास ले रहे हैं, हाँ 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 वाह क्या क्या क्लास थी सर, मज़ा आ गया। तो इससे क्या हुआ, आपका इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट हुआ, आपकी आपकी बुद्धि का मनोरंजन हुआ, अरे वाह सर क्या क्लास थी। लेकिन लाइफ वैसी की वैसी ही है, तो क्या मतलब हुआ। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक जगह बहुत अच्छी बात करते हैं, और वो लिखते हैं कि जो लोग ज्ञान का केवल आडंबर लेते हैं, जो शास्त्र का आडंबर लेते हैं, लेकिन जीवन उनका शास्त्र के अनुकूल नहीं है या जीवन उनके ज्ञान के अनुकूल नहीं है, वो योगी नहीं है। तो what is the essence of ज्ञान योग? So ज्ञान योग means the कथनी and the करनी, oneness of the कथनी and the करनी। So कथनी और करनी जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, उसमें oneness होना, उसमें इंटीग्रेट होना, it is the ज्ञान योग। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है ना? कोई क्वेश्चंस होता है तो आप जरूर बीच में डिस्कस करिए, ठीक है ना? इसको कई बार आप नोट भी करते रहिए, अपना पेपर पेन लेके बैठें, तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है मेरे जहन में जो कई बार मेरे है ना मेरे शब्दकोश में नहीं होते हैं, वो आ जाती हैं, वो कहाँ से आती हैं भगवान जाने। लेकिन जब मैं शेयर करता हूँ तो बस आप पेपर है ना पेपर पेन लेके बैठें और नोट करते रहें, आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग मायने में आ जाएंगी, ठीक है। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन इज कम फ्रॉम इन द ज्ञान योग। कहाँ से सवाल, जब आप जिज्ञासु तबीयत के होते हैं वहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है। तो ज्ञान की शुरुआत जो है वो जिज्ञासा की सीढ़ी से शुरू होता है। ज्ञान की शुरुआत जिज्ञासा के गर्भ से पैदा होता है, और जिज्ञासु तबीयत जिसकी होती है, खोजी मन जिसका होता है, खोजी प्रकृति जिसकी होती है, वो कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं। सो हु आर यू, वेयर डू यू कम फ्रॉम, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कमिंग। तो यहाँ पर तो नॉर्मल है, हु आर यू तो आप बताएंगे साहब मैं सुरभि हूँ, मैं निहारिका हूँ, मैं इशिता हूँ, मैं अरुणा हूँ, है ना। वेयर डू यू कम फ्रॉम साहब हम दिल्ली के यहाँ रहने वाले हैं। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर कमिंग साहब पढ़ने आते हैं। इट इज़ अ नॉट अ रियल आंसर दैट ऑफ रियल क्वेश्चंस। अब व्हाट इज योर नेम सर, माय नेम इज ब्रजेश। सो हु आर यू। इस तरीके से सवाल यदि आपके जीवन में कोई नहीं है जो पूछने वाला है, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाइड, हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं किन चीज़ों से। तो जो हम जैसा देखते हैं, जैसा जानते हैं सोसाइटी में, हम उन्हीं तरीके से अपने आप को है ना एसोसिएट करते हैं, है ना। अब ये जो सवाल हैं, ये सवाल हमारी चेतना में उठने चाहिए, ये सवाल हमारे कॉन्शियस लेवल पे उठने चाहिए, लेकिन ये नहीं उठते हैं, ठीक है। अच्छा उठेंगे भी तो आपके फ्रेंड सर्कल या आपका जो ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐसे प्यारे लोग हैं कि इस सवाल के जवाब आपको देने ही नहीं देते, या आप ढूंढना भी चाहें तो वो आपको मदद भी नहीं करते। तो ये वाला जो स्लाइड हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना, इसको हम व्यू मोड में मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि व्यू मोड में रखते ही प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो हम नॉर्मल तरीके से इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ताकि ये पढ़ने में तो आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, यस। सो क्रॉसिंग द मिरर ऑफ इल्यूजन। हम सब कैसे हैं, तो हम सब भ्रम में जीने वाले लोग। और ज्ञान योग क्या है, तो ज्ञान योग भ्रम से मुक्ति है। ज्ञान योग भ्रम से मुक्ति है। सो व्हेन यू फ्री फ्रॉम द इल्यूजन, व्हेन यू फ्री फ्रॉम द डिल्यूजन, फ्री फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट, फ्री फ्रॉम ऑफ द डाउट, इट्स कॉल्ड अ ज्ञान। और हम सब कैसे हैं, तो देखते हैं ये क्या है। सो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये हमारे माइंड के जो हैं ये लेयर्स हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइंड। सो दिस इट्स कॉल्ड द कॉन्शियस माइंड। पहला, इट इज़ अ कॉन्शियस माइंड, हमारा मन का पहला जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर मीन्स द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द कॉन्शियस माइंड। फर्स्ट फ्लोर इज द सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड फ्लोर इज द अनकॉन्शियस माइंड, और
लास्ट वन इज द कॉस्मिक माइंड और द सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो हमारे मन के 3 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर कॉन्शियस माइंड का है, फर्स्ट फ्लोर सबकॉन्शियस माइंड का है, सेकेंड फ्लोर अनकॉन्शियस माइंड का, एंड द थर्ड फ्लोर इज द कॉस्मिक माइंड। So third floor is related to cosmic mind and last one is the soul. It is a your self. तो यदि आपको सेल्फ तक आना है, आपको इस रीजन तक आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियसनेस या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको, उससे गुजरना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज द कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो कॉन्शियस माइंड का को हिंदी में कहते हैं जागरूक मन, जीवंत मन, वो मन जो पूरी तरीके से अलर्ट होता है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप जागरूक हैं, मेरी बात आपके कान में जा रही है, आप उसको समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्शियस माइंड अभी ऑन है। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो सब कॉन्शियस का मतलब होता है कि लिटिल बिट कॉन्शियस एंड लिटिल बिट अनकॉन्शियस। तो ये कैसा है? तो ये बिल्कुल वैसा है जैसा थोड़ा थोड़ा जगा हुआ, थोड़ा थोड़ा सोया हुआ। तो ये बिल्कुल उस तरीके के हैं जैसे हमारे मेमोरीज़ की आपसे यदि पूछा जाए कि आपके मदर का मोबाइल नंबर, तो आपके मदर का मोबाइल नंबर आप एक झटके से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे तो बता देंगे। तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालना पड़ता है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना पड़ता है। इट्स कॉल्ड अ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये अर्ध जागृत मन है ना, अर्ध जागृत कह सकते हैं, आधा सोया हुआ है और आधा जागा हुआ है। कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक माइंड पूरा जागा हुआ मन। कि आपसे पूछे आपका नाम, तो आपने बताया मेरा नाम निहारिका, तो इसका मतलब आप पूरा जागे हुए हैं। तो ये जो जागा हुआ मन जो आपको आंसर दे रहा है ना, इट्स कॉल्ड अ कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड आधा सोया हुआ है और आधा जागा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? सब कॉन्शियस माइंड। एंड द अनकॉन्शियस माइंड को क्या कहते हैं? सो अनकॉन्शियस माइंड इट्स कॉल्ड अचेतन मन। पूरा सोया हुआ मन जो है, पूरा सोया हुआ जो मन है, वो कहता है अचेतन मन। अब यदि मैं आपसे कहूँ आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर सुन रहे हैं। बीच बीच में सुनते सुनते आप अचानक से खो जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर से अचानक से आ जाते हैं होश में। और ऐसा आप देखेंगे तो नींद में ज़्यादातर जब आप जाग रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अचानक से आपकी आंखें ऐसे बंद हो रही हैं, फिर अचानक से एक झटका आता है, फिर जग जाते हैं। तो जो बीच में हल्का सा झटका आया, तो आप कहाँ चले गए थे? थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस में चले गए थे, फिर झटका आया, आप अचानक से कॉन्शियस हो गए। तो हम अनकॉन्शियस का मतलब होता है जहाँ मन पूरी तरीके से सो चुका है, मतलब पूरी तरीके से अचेत है, अनकॉन्शियस। देयर आर नो एनी कॉन्शियस, अचेत है। तो जहाँ पूरी तरीके से मन अचेत है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अनकॉन्शियस। सो अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होते हैं जहाँ पे आपके ढेर सारे संस्कार स्टोर होते हैं, आपके ढेर सारे इमोशंस, थॉट, थिंकिंग, नोट्स, फ्लक्चुएशन, सारी चीज़ें वहीं पर जाके स्टोर हो रहे हैं। सो अनकॉन्शियस माइंड इज द स्टोरेज डिवाइस ऑफ द चित्ता। स्टोरेज, सब कुछ अनकॉन्शियस में स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें कई बार ऐसी याद आती हैं कि आपको भी नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कई बार सोते हैं तो आप कई बार ऐसे सपने देखते हैं, ऐसी जगहों के सपने देखते हैं जहाँ पर कभी गए नहीं, है ना। अचानक से बैठे बैठे कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सो इट्स अ टोटली कम फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड लाइक द डीप लेवल ऑफ द लाइक सी। जैसे समुद्र में पड़ते हैं ना, लहरें हैं, तो समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे, लेकिन आपको उसका डेप्थ परसेप्शन नहीं मिलेगा, डेप्थ नहीं मिलेगी। ऐसे ही अनकॉन्शियस है कि इस लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन गया तो वो कब रिफ्लेक्ट होएगा, वो समय बताएगा, है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नेचर बहुत स्वीट है, बहुत ब्यूटीफुल नेचर के हैं, वो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अचानक से आपने उनको गुस्सा करता हुआ देखा होगा। कभी उनको कभी इससे पहले गुस्सा नहीं आया, लेकिन उनको गुस्सा आया। तो क्यों आया? क्योंकि उनका जो एंगर है वो अनकॉन्शियस में छिपा हुआ था।
और एक पर्टिकुलर टाइम्स के साथ, एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ वो अपने आप बाहर आ गया। तो अनकॉन्शियस इतना गहरा है हमारा। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल है। यदि आप जर्नी करते हैं अनकॉन्शियस की, तो यदि मैं आपसे कहूँ कैसे, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है। इफ यू कम्युनिकेट योर ब्रीथ, इफ यू communicate your breath, just close your eyes and see the nostril gate of your face region and the feel when you are inhale. So what is the end phase of the breath? आप इनहेल कर रहे हैं तो आपके नॉस्ट्रल गेट में सेंसेशन हो रहा है, आपके नॉस्ट्रल सेप्टम में सेंसेशन हो रहा है, आपके थ्रॉट रीजन में सेंसेशन हो रहा है। आप यहाँ तक तो समझ रहे हैं, श्वास लिया, समझे। अब श्वास जो है वो गहराई से कहाँ गई, तो गहराई लेवल पे आपके लंग्स में गई। तो यहाँ तक थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आपको ट्रैकियल समझ में आएगा। लेकिन लंग्स में जब वो ब्रोंकस में जाती है, ब्रोंकाइल में जाती है, ब्रोंक्यूल्स में जाती है, एल्बोलाइज और एल्बोल्यूल्स में जाती है, छोटे छोटे जो क्लस्टर्स ऑफ है ना, एयर क्लस्टर्स ऑफ एयर हैं, वहाँ वो जाती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गई। तो ये तो फिजिकल लेवल पे बातें हैं। फिजिकल लेवल पे आप अपने ब्रीथ के ओरिजिन और ब्रीथ के एंड फेज को नहीं पहचान पा रहे हैं और ना जान पा रहे हैं कि वो कहाँ पर गई। तो मेंटल लेवल की बातें तो बड़ी डीप है ना। सो माइंड के लेवल की बातें इट्स वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। ठीक है। सो अनकॉन्शियस माइंड क्या है? तो अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जिसमें आपके जो विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, बड़े गहरे लेयर्स में जाकर जमा हो जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर सामने आते हैं। तो यहाँ खुशियाँ भी हैं, प्लेजर्स हैं, यहाँ सब है अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? इंट्यूशन। ठीक है। सो इंट्यूशन जो है वो क्या है? तो इंट्यूशन है, इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन कह लीजिए, इंट्यूशन कह रहे, इल्यूजन है, ये इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है। तो ये क्या है? तो ये बताते हैं कि ये जो है एक कर्टन है, इट्स अ कॉस्मिक माइंड, है ना। ये क्या है? इट इज़ अ कॉस्मिक माइंड, और कॉस्मिक माइंड का मतलब होता है सुपर माइंड। और ये कैसी अवस्था है? इट इज़ द स्टेट ऑफ द निरुद्ध अवस्था। ये पूरी तरीके से जागृत है। यहाँ तो जागृत है लेकिन ये 20% है, बट इट 100% अवेकन। तो जर्नी यहीं से शुरू होगी आपकी, यहाँ आते आते। लेकिन ये क्या है कि ये यहाँ आते आपको सबकॉन्शियस से गुजरना है, फिर अनकॉन्शियस माइंड से गुजरना है, फिर उसके बाद कॉस्मिक माइंड से गुजरना है। तो जब आपको इतने सारे माइंड से गुजरना है तो यहाँ आते आते तो हम सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो ये अपने आप में सबसे पावरफुल है। इट्स कॉल्ड अ सुपर कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। और इसको कहते हैं, ये हमारे सत्वगुण का पार्ट है। यहाँ केवल और केवल सत्वगुण एक्टिव होता है। आ रहा समझ में? यहाँ पर केवल और केवल सत्वगुण एक्टिव होता है, सत्वगुण, ओनली सत्वगुण। इट इज अ कॉस्मिक माइंड। तो सत्वगुण का एक्टिवेशन जो है वो ये समझा रहा है। ठीक है। फिर क्या है? फिर लास्ट में जो है वो सेल्फ है। लास्ट में क्या है? सेल्फ, सोल। तो यदि आपको अपने अंतर आत्मा तक जानना है और आपके अंदर जब ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, हु एम आई, तो वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सो क्वेश्चन कम फ्रॉम हेयर, यहाँ से आ रहा है। मैं कौन हूँ? मैं क्या करने आया हूँ, है ना, मेरा उद्देश्य क्या है? सो यहाँ से सवाल उठ रहे हैं। तो यहाँ से आपके कॉन्शियस माइंड तक आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो आपको देखने लायक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डाउटिंग माइंड, और यहाँ संशय भावना दे रखा है, और नीचे लिखा है श्रवण, फिर यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, मनन। ठीक है, ठीक है। और ये जो है वो निधिध्यासन, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। विपरीत भाव, संशय भाव, ठीक है ना, असंभाव। ठीक है। तो हम इनको जो है वो आगे देखेंगे, ये जो नीचे वाले वर्ड है। तो अभी तक तो आपने क्या देखा
तो अभी तक आपने लेयर्स ऑफ माइंड को देखने की कोशिश की, ठीक है। लेयर्स ऑफ माइंड हमने देखे हैं, ज्ञान योग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हम अभी तक क्या देख पा रहे हैं, हमने अभी तक लेयर्स ऑफ माइंड को देखा, ठीक है। सो इट इज़ द क्रॉसिंग मिरर ऑफ इल्यूजन। तो इतने सारे इल्यूजन से हम यदि यहाँ पर आना है आपको, तो ये सारे हमारे पर्दे हैं, ये इल्यूजन के कर्टन्स ऑफ द इल्यूजन। So sense of impossibility, the doubting mind, the perseverant है ना vision, so it is a some specific type of illusion curtain। तो हमें यदि यहाँ की जर्नी करनी है तो हम है ना उस illusion curtain से पार होना पड़ेगा, ठीक है ना, हमें पार होना पड़ेगा। अब एक जो इम्पॉर्टेंट जो स्लाइड है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड रिलेटिविटी एंड द ट्रांसीडेंस, relativity and the transcendence। so है ना, it is a theory of the है ना time space है ना the causal। so जो समय है, स्थान है ना, so समय स्थान कारण के आधार पे है, लेकिन हम इसको थोड़ा सरल सी भाषा में समझाते हैं। so ये क्या है, it is a आत्मन, ये आत्मन है। और ये जो सर्कल मोशन में चल रहा है ये क्या है, इट इज़ अ चित्त, इट्स कॉल्ड अ प्रकृति, है ना, जो सर्कल मोशन में इट इज़ अ चित्त। एंड दिस ई ब्लू लाइन, दिस ब्लू बॉर्डर इज कॉल्ड द इम्प्रेशन ऑफ द यूनिवर्सैलिटी, ठीक है। तो यही है जो आपको संसार के दर्शन कराता है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, माया, ठीक है। दिस इज़ द माया, ठीक है। और इम्प्रेशंस ऑफ द गुड एंड द इविल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी देख रहे हैं वो किसकी वजह से देख रहे हैं, इसकी वजह से देख रहे हैं, ठीक है, ये माया की वजह से देख रहे हैं। सो व्हील ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेस, ये जो दुनिया है वो क्या है, सो चित्त और द माइंड डिस्टर्ब ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ द समाधि ड्रॉ द है ना इम्प्रेशंस ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, बट व्हेन वेल इग्नोरेंस इट बिकम द है ना बेसिस फॉर द इम्प्रेशन ऑफ द गॉड, ठीक है, एंड द इविल ऑफ द कर्मा। तो हमारा जो चित्त है, ठीक है, हमारा जो चित्त है, चित्त जैसा होगा कर्म वैसे होंगे। यदि चित्त इविल नेचर का है तो कर्म भी इविल नेचर के होंगे। चित्त गॉड नेचर का है या गुड नेचर का है तो कर्मा भी जो है आपके गुड नेचर के होएंगे, ठीक है। तो ये जो चित्त के कंसेप्ट यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, रिलेटिविटी एंड द ट्रांसीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझा क्या रहे हैं कि हमारा जैसा इम्प्रेशंस ऑफ यूनिवर्सली है, यूनिवर्सलिटी, ठीक है, ये जो माया का जो लेयर्स है ये भी चित्त में ही है ना, माया इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द प्रकृति, ठीक है। तो यदि माया को आप समझें तो आप चित्त को समझना शुरू कर देंगे। माया की जानकारी, माया की समझ जो है वो चित्त की समझ कहलाती है, माया की समझ चित्त की समझ कहलाती है। यदि आपको चित्त को समझना है तो आप माया भी समझिए। तो माया का मतलब क्या होता है, माँ मीन्स होता है नहीं, या मतलब होता है जो है, मीन्स जो है वो ना हो। तो मतलब जो नहीं है हम उसको मानते हैं, उसको माया कहते हैं। माँ मीन्स नहीं, ठीक। तो जो नहीं है हम उसको मानते रहते हैं। सो हेयर इज द मेंशन ऑफ द टाइम स्पेस एंड द कॉजेशन। हम क्या मानते हैं, तो हम मानते हैं कि जो हमारा ये शरीर है ये परमानेंट है, तो हमारा शरीर परमानेंट है, हमारा शरीर प्रॉपर टाइम के साथ जो है वो परमानेंसी बना रहेगा, स्पेस के साथ परमानेंसी बना रहेगा। तो इट इज़ अ माया, ये आपका भ्रम है, ठीक है। सो माया इज द इल्यूजन ऑल्सो, माया इज द इल्यूजन ऑल्सो, ये भ्रम है, ठीक है। और हम ये जाने, ठीक है। तो ये क्या है, भ्रम, ठीक। तो हम कहाँ हैं, तो हम आत्मा के बारे में जो बातें आती, क्योंकि आत्मा को तो आप मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि आत्मा मुक्त है। हम मुक्त किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी प्रकृति से मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति की परिभाषा क्या है, सो मुक्ति की परिभाषा जो है दुखों से मुक्ति, प्रकृति से मुक्ति, इसको मुक्ति कहते हैं। सो साल्वेशन फ्रॉम द मैटर,
salvation from the nature, it's called a मुक्ति। ठीक है, तो अब वो कैसे मिलेगी, वो किस तरीके से मिलेगी, तो समझते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक जो शब्द यहाँ पे आता है रिलेटिविटी एंड द ट्रांसीडेंट, तो जब आप चित्त से ऊपर निकल जाते हैं तो आप एक अलग ट्रांस स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब आप चित्त से ऊपर निकल जाते हैं तो आप एक अलग ही ट्रांस स्टेट में आ जाते हैं। आपका जो स्टेट ऑफ ट्रांस है वो एक अलग जोन में आ जाता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, तो वही हमारा ट्रांसीडेंटल स्टेट है। ठीक है, वो हमारा ट्रांसीडेंटल स्टेट है। ठीक है, नाउ अब हम लोग आज केवल इसको देखेंगे, है ना, केवल देखेंगे, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, सो क्वालिफिकेशन ऑफ एन एस्पिरेंट, जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, ज्ञानी होता है, एस्पिरेंट मीन्स ज्ञानी, तो ज्ञानी की क्वालिफिकेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो ज्ञानी जो है वो चार, उसके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है। पहला विवेक, पहला क्या है, विवेक, इट्स कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, तो विजडम कह सकते हैं, विवेक। ठीक है, दूसरा क्या है, वैराग्य। ठीक है, वैराग्य जिसको डिस्पैशन कहते हैं। ठीक है, तीसरा षट संपत्ति है। ठीक है, क्या है, षट संपत्ति है। तो षट संपत्ति के बारे में क्या कहते हैं, तो षट संपत्ति के बारे में कहते हैं 6 संपत्तियां हैं या 6 क्वालिटीज़ हैं। उन 6 क्वालिटीज़ को यदि हम समझें तो चीज़ें हो सकती हैं। तो शम इज़ द सेरेमिटी, दम इज़ द मास्टरी ओवर द सेंसेस, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एंड द समाधान। ठीक है, तो हम लोग ये कल थोड़ा सा डिटेल्ड में देखेंगे कि ये एग्जैक्ट में काम क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला है शम। सर इसमें लास्ट लास्ट वाला ये कह रही हैं, ये मुमुक्षत्व। तो सर 6 नंबर कौन सा, समाधान आपने बोला ना, फिर इसमें नहीं है। समाधान, ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माइंड। तो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति हैं, 6 ट्रेजर है, 6 फोल्ड ऑफ ट्रेजर, है ना। हम लोग कल देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे कि ये करती क्या है। और ये जो ज्ञान योगी होते हैं, ये ज्ञान योगी की क्वालिटी में होते हैं। ज्ञान योगियों से जब आप मिलेंगे तो उनके अंदर ये, इसको कहते हैं साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय राइट डाउन कर लीजिए, साधन चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय, so चतुष्टय means the 4. So what is the first is the vivek, second is the vairagya, third is the shata sampatti, and the fourth is the mumukshvatva. फोर्थ इज द मुमुक्षत्व। ठीक है, तो उसको कहते हैं साधन चतुष्टय। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये कहलाता है आपका। ठीक है, तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। ठीक है, और षट संपत्ति में क्या क्या है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो serenity, the mastery over the senses, renunciation of the selfish actions, endurance, faith, and the tranquility of the mind. So tranquility of the mind, faith, endurance, renunciation, ये जो 6 चीज़ें हैं ये कहलाती हैं षट संपत्ति। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे, है ना, और देखते हैं, है ना, इसके आगे। और इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ द विवेक, व्हाट इज़ द वैराग्य, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्य आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल।
थैंक यू। थैंक यू। हाँ, यू कैन लीव नाउ। बस। रिकॉर्डिंग बहुत स्लो है। ओके सर। डिस्कस करते हैं मैंने एक सेकंड पूछ you can leave now, huh? There are some specific technical problem we don't know. हेलो सर। हाँ हाँ, आप लीव कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अटेंडेंस लगा देना। कौन हो, क्या नाम है आपका? साहिल ठाकुर। ओके।